वेस्ट एशिया वाला एरिया तेल और गैस के मामले में इतना रिच हुआ कि दो वार, अरब इजराइल वार के बाद देखिए इराक ईरान का इतना बड़ा युद्ध चला। उसके बाद इराक वार में अमेरिका कूद गया, सद्दाम हुसैन को अगेंस्ट वहां कूदा, अपना प्रॉक्सी लगा के रखा। बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने खर्चा किया, अमेरिकन कंपनियों ने वहां के तेल में आके इन्वेस्ट किया। ये एक वेस्ट एशिया का महत्व तब बढ़ा, मिडिल ईस्ट का महत्व तब बढ़ा जब वहां पता चला तेल है। लेकिन वो तेल के साथ साथ उस एरिया की ज्योग्राफी को देखिए, वर्ल्ड ट्रेड रूट का इंपॉर्टेंट रूट है वो सारे देश। उसके आसपास से 60 से 70% मैरीटाइम रूट को मैरीटाइम रूट से ट्रेड होता है, जो पूरा का पूरा। तो अब देखिए ना, अभी भी कहाँ वार चल रहा है, साउथ चाइना सी में वार चल रहा है। साउथ चाइना सी में 60% वर्ल्ड जो ट्रेड है उसका 60% जो है उस रूट से होता है। जितने भी मिडिल ईस्ट के टॉप के जो एनालिसिस्ट का बयान है आ रहा है कि ये इस ढंग का जो शॉक इजरायलियों को जो हमास ने दिया है वो अगले 50 साल तक नहीं भूल पाएंगे। कम से कम 400 450 इजरायली अभी तक मारे जा चुके हैं, यहूदी मूल के लोग। 300 350 फिलिस्तीनी भी मारे चुके हैं। लेकिन इतनी भारी कैजुअलिटी जो इजरायलियों को हुई है, और जिस ढंग से इजराइल तो सारी दुनिया के देशों का ठेका लेता है कि भैया हम तो कोई कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। नहीं, वेपन्स बेचता है और टेक्नोलॉजी बेचता है। जैसे इंडिया को भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी इजराइल बेचता है। पूरा बॉर्डर पे जो एरिया पंजाब और श्रीनगर, बहुत सारे जो कश्मीर में हमारे जो आर्मी के पास जो टेक्नोलॉजी है इजराइल से खरीदा हुआ टेक्नोलॉजी है। फिर पेगासस जैसे टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इजराइल से लिया है, सर्विलेंस का टेक्नोलॉजी। वो सारी चीजें फेल होगी। और देखिए 3 घटनाएं हुई। एक तो जब अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी, तो नेतान्याहू और मोहम्मद बिन सलमान के बीच कुछ गुपचुप बातचीत की खबरें आ रही थी और कह रहे थे कि कोई ना कोई डील इनके आपस में हो जाएगी और अमेरिका मध्यस्थ बना हुआ है। दूसरी खबर आ रही थी कि आपने देखा होगा कि ईरान के जेल में बंद एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, जिससे ईरान बहुत नाराज था। लेकिन जो उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो मसला था जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, वो G20 की मीटिंग में यूरोप, मिडिल ईस्ट, भारत का इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो घोषणा हुई थी, रसिया बहुत ज्यादा नाराज था। रसिया के नाराजगी को उसका कारण है कि रसिया जो है उस रूट पे टोटली कंट्रोल रसिया का चाहता है। किसी भी दूसरे पावर को वहां पे वो दबदबा नहीं होने देना चाहेगा। और रसिया के साथ इस मसले पे ईरान भी खड़ा है। ईरान भी कभी नहीं चाहेगा कि एक इंडिपेंडेंट रूट उनके कंसर्न के बिना, उनके कंसेंट, उनके फायदे के बिना कोई वहां से कोई डेवलप कर ले। कि हमास की लड़ाई जो हुई सिर्फ इजराइल से ही या यहूदियों से भी नहीं हुई। जो लिबरल जो फिलिस्तीनी थे या फतह ग्रुप जिसको बोलते हैं, या आप PLO फिलिस्तीन लिबरेशन जो यासिर अराफात का ग्रुप था, उनको भी ये लाइक नहीं करते थे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेकुलर थी और हमास इसमें विश्वास नहीं करता था। और वो थोड़े से यहूदी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते थे। कि हमास जो है बेसिकली 1970 के दशक में अरब वर्ल्ड में एक पावर के रूप में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का जो एक मूवमेंट था, उससे निकले हुए जो लोग थे वो उन्होंने हमास का गठन किया 1980 के दशक में। कि दुनिया के 3 बड़े धर्म, खास करके 2 बड़े धर्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी अपना पवित्र जो केंद्र मानती है वो यरूशलेम को मानती है। और जो यहूदी का भी जो वो है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो धार्मिक केंद्र है जहां से उनका कहते हैं कि ओरिजिनेट हुए हैं, वो भी इजराइल में यरूशलेम ही है। और अब्राहम, अभी आप नाम सुनते होंगे लगातार कि अभी अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, तो कहते हैं अब्राहम से ही तीनों धर्मों का जन्म हुआ है। सिर्फ हिंदू एक ऐसा धर्म है जो दुनिया का एक बड़ा धर्म है जो इनसे कोई लिंक नहीं है। लेकिन इस्लाम का, यहूदी का और ईसाई का, तीनों का अब्राहम से लिंक है। और अब्राहम का रिलेशन ये जो मॉडर्न इजराइल से है। फिलिस्तीन और इजराइल बहुत लंबा संघर्ष का इतिहास है। कल से बहुत ही भीषण युद्ध जारी है और मुझे लगता है कि गाजा पट्टी, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पिछले 50 साल में 1973 के बाद ये सबसे ज्यादा भीषण युद्ध है। और पिछले 20-25 साल से जो भी हमने देखा है, मुझे लगता है उससे ज्यादा संगीन है और 2 दिन से घमासान जारी है। पूरी दुनिया बढ़ चुकी है 2 खेमों में। क्या है मसला, क्या है इतिहास फिलिस्तीन का और इजराइल का, इजराइल मुल्क बनने का, वहां पर बसने का, इजराइल यहूदियों के वहां बसने का, और क्या है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य,
वो समझने की कोशिश करेंगे। एक 35 एकड़ का वो जमीन यरूशलेम, वो ईसाइयों के लिए भी पवित्र स्थान है, वो यहूदियों के लिए भी पवित्र स्थान है और मुसलमानों के लिए भी पवित्र स्थान है, इम्पोर्टेंट जगह है। लगातार भीषण युद्ध जारी है दोनों तरफ से, और ये गांधी के जमाने से लेकर जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर और इंदिरा गांधी, तमाम ऐसे लोगों ने, इवन राजीव गांधी के समय तक ये मुद्दा जो था उसमें भारत की स्थिति कुछ और थी, राजनयिक स्थिति कुछ और थी, लेकिन आज वो स्थितियां बदल चुकी हैं। क्या है पूरा मसला, इस एपिसोड में समझने की कोशिश कर रहा हूं, और यहाँ पर ऐतिहासिक विश्लेषण होगा। ये इंटरनेट से खाली इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन संदर्भों में, इतिहास की किताबों से आपको बताया जाएगा कि कैसे ये बना इजराइल, और मुल्क कैसे बना, क्या पीछे उसकी वजह है, और अचानक जो अभी भड़का है, इसकी जेनेसिस अप्रैल से ही शुरू हो गई थी और लंबे समय से ये हमास क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इजराइल पूरे दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचती है, पूरे डिफेंस की टेक्नोलॉजी, और अभी पेगासस का भी नाम आया था। अगर इतना बड़ा 3 तरफा हमला हुआ है, जल थल वायु सब से, क्या इजराइल की टेक्नोलॉजी फेल हो गई है? क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम फेल हो गया है? उनको वहां का जो पूरा इंफॉर्मेशन जो सिस्टम, डिफेंस का सिस्टम है, वो फेल हो गया। अचानक ये हमला हुआ, कुछ पता भी नहीं लगा। ये तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ उस एपिसोड में। हमारे साथ संजीव पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आप सुनते हैं अम्बेडकर नामा पर। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे सीआई है और तमाम इस तरह के हैं, वहां पे इजराइल की बहुत पावरफुल एजेंसी है, क्या सारा सिस्टम, वहां का जो मिलिट्री सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम सारा फेल हो गया? भयानक। मैं देख रहा था दिन भर वीडियो, धुआंधार रॉकेट फायरिंग हो रही है, बिल्डिंग के बिल्डिंग ध्वस्त हो रहे हैं। ये रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद ये एक बड़ा युद्ध चल रहा है, और वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युद्ध है। ये दुनिया किस ओर जा रहा है, इसके थ्रू समझने की कोशिश करें। क्या दुनिया अब 2 खेमों में बंटने की कगार पे है, जैसा कि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच हुआ? संजीव जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार। सर। चलिए, इनिशियल इंट्रोडक्शन हमने दे दी है, अब फ्लोर आपके पास है। देखिए, जी आपने बताएं। बड़े अलग अलग एंगल से तमाम बातों को सामने लाया है, और एक इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकली, एक इम्पॉर्टेंट है जो मॉडर्न जो अभी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, और एक इम्पॉर्टेंट है कि इजराइल जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो दुनिया में इस समय सबसे बड़ा एक ताकत बन के उभरा है, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्मामेंट इंडस्ट्री में जो इजराइल की एक ताकत मानी गई है। वो सारे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाते हुए जो आपने बातें रखी है, तो पहले तो हिस्टोरिकली हम एक छोटा सा ब्रीफ ये देंगे कि 1948 में इजराइल मैप पे आया, वर्ल्ड मैप पे। उससे जी, पहले ये स्टेट को फिलिस्तीन ही माना जाता था, और जो इजराइल जो वर्तमान मतलब उसको इजराइल है। ये समझा जाए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब जर्मनी में पूरा जिस तरह का मैसेकर हुआ, उसके बाद दुनिया का ये बना कि भैया इनको एक जगह बसाया जाए, जी, उस परिप्रेक्ष्य में इजराइल बना। यही बात है ना? उस परिप्रेक्ष्य में इजराइल बना। और इजराइल जो ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, वो ज्योग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के 3 बड़े धर्म, हम्म, खास करके 2 बड़े धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी अपना पवित्र जो केंद्र मानती है, वो यरूशलेम को मानती है। और हम्म, जो यहूदी का भी जो वो है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो धार्मिक केंद्र है, और जहाँ से उनका कहते हैं कि ओरिजिनेट हुए हैं, वो भी इजराइल में यरूशलेम ही है। और अब्राहम, अभी आप नाम सुनते होंगे लगातार कि अभी अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, तो कहते हैं हम्म, अब्राहम से ही तीनों धर्मों का जन्म हुआ है। सिर्फ हिंदू एक ऐसा धर्म है जो दुनिया का एक बड़ा धर्म है जो इनसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन इस्लाम का, यहूदी का और ईसाई का, तीनों का अब्राहम से लिंक है। और अब्राहम का रिलेशन ये जो मॉडर्न इजराइल से है, यरूशलेम से हम्म, है, पूरे बेल्ट से है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 1948 से जब से इजराइल का सामने आया, वर्ल्ड मैप पे आया, उसी समय से ये इजराइल एक सेंटर बना। 2 बड़े बड़े कोल्ड वार के आमने सामने आया, रसिया और अमेरिका। तो इजराइल एक बीच में वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बना, जिसका बैक अमेरिका दे रहा था पीछे से। और उसके बाद 2 बड़े
अरब वार हुए 1967 में और 1973 में, जिसमें एक तरफ अरब कंट्री थे जो फिलिस्तीन के काउज के लिए एक साथ हुए थे और एक तरफ अकेला इजराइल था जिसको बैकअप अमेरिका से और वेस्ट से था। और उस लड़ाई में कई फिलिस्तीनियों के जो एरिया थे उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। उसी में से आज एक एरिया है जिसको आप देख रहे हैं, जहां पे लड़ाई जबरदस्त रूप से, जहां से हमास ने अटैक किया है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, जो 1967 के अरब इजराइल वार में बहुत सारे इस एरिया पे इजराइल ने कब्जा कर लिया था। और 2006 में इस एरिया में, गाजा पट्टी के एरिया से इजराइल ने अपने सेटलमेंट से अपने फौज को हटाया था। और उसके बाद से यहाँ पे फिलिस्तीनियों की एक अपनी गवर्नमेंट चल रही है और जिसमें पॉलिटिकली हमास जो है इसको लंबे समय तक ये गाजा पट्टी के एरिया को रूल करता रहा है। हमास दो एंगल से चलता है। हमास का देखिए, हमास जो है बेसिकली 1970 के दशक में अरब वर्ल्ड में एक पावर के रूप में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का जो एक मूवमेंट था, उससे निकले हुए जो लोग थे वो हमास को, उन्होंने हमास का गठन किया 1980 के दशक में। 1970 के दशक में नॉर्थ अफ्रीका से लेकर वेस्ट एशिया तक ये सारे जो मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम ब्रदरहुड जो मूवमेंट चला था, ये ब्रदरहुड मूवमेंट में जो एक ब्रदरहुड मूवमेंट का जो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये जो है फिलिस्तीन के विरोध, इजराइल के विरोध के साथ साथ जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो क्राउन थे, जो किंग थे, उनका भी खिलाफत करके एक आम मुसलमानों का स्टेट, आम मुसलमानों का राज स्थापित करने का एक मूवमेंट था मुस्लिम ब्रदरहुड। और वो मूवमेंट आपको 2021वीं शताब्दी में देखा मिस्र के अंदर, जब मोरसी जो मिस्र के राष्ट्रपति बने और उनको बाद में अल सीसी ने हटाया, तो ये भी मुस्लिम ब्रदरहुड के ही प्रोडक्ट थे। और ये एकाएक मुस्लिम ब्रदरहुड का उदय फिर 21वीं शताब्दी में हुआ था नॉर्थ अफ्रीका में, अल्जीरिया से लेकर मिस्र तक, और इवन की वेस्ट एशिया में भी उन्होंने धीरे धीरे मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बेस बढ़ा था। लेकिन अब फिर वो ब्रदरहुड के बेस को घटाया गया है, जो इस्लामिक शासकों ने उनको दबाया मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट को। तो हमास उन्हीं में से निकले हुए, उन्हीं के जो मूवमेंट से निकले हुए जो फिलिस्तीनी थे मुस्लिम ब्रदरहुड से, उन्होंने हमास की स्थापना 1980 के दशक में की थी। और इनके दो इंपॉर्टेंट केंद्र फिलिस्तीन के इलाके में थे, एक गाजा पट्टी में था और एक वेस्ट बैंक में था। वेस्ट बैंक में यूनिवर्सिटी के अंदर इनका मूवमेंट चलता था, जो मुस्लिम हमास के जो लोग थे, और गाजा पट्टी में के एरिया में मस्जिदों में इनका मूवमेंट था। धीरे धीरे इन्होंने कई बड़े अटैक्स किए इजराइल के ऊपर, और इजराइल के साथ इनका लंबा 1980 के दशक के बाद इनका संघर्ष चलता रहा। और उसमें एक मैं इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहता हूं कि हमास की लड़ाई जो हुई सिर्फ इजराइल से ही या यहूदियों से भी नहीं हुई। जो लिबरल जो फिलिस्तीनी थे, या फतह ग्रुप जिसको बोलते हैं, या आप पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन, जो यासिर अराफात का ग्रुप था, उनको भी ये लाइक नहीं करते थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेकुलर थी और हमास इसमें विश्वास नहीं करता था। और वो थोड़े से यहूदी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते थे, जो फिलिस्तीनी लिबरेशन, जो उनका जो यासिर अराफात का जो संगठन था, और ये उसमें कभी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हमास ने। तो इनका जो लिबरल फिलिस्तीनियों से भी लड़ाई था कि क्या यहूदियों के एग्जिस्टेंस को आप स्वीकार करते हैं इजराइल में। हमास कहता था कि नहीं, हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, और हम वो पूरी के पूरी जगह लेंगे जो इजरायलियों ने हम लोगों से ऑक्युपाई किया है, यहूदियों ने ऑक्युपाई किया है। फिलिस्तीनी जो मूवमेंट जो यासिर अराफात के नेतृत्व में था, जो बाद में महमूद अब्बास जो अभी हैं उनके नेतृत्व में है, वो उनके को एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, जो यहूदियों के जो को एग्जिस्टेंस उस इलाके में है। तो ये तो एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हो गया। लेकिन आखिर अब सवाल उठता है कि एकाएक कल जब अटैक हुआ, तो इस अटैक के बाद जो पूरी दुनिया हतप्रभ इसलिए थी कि इजरायली डिफेंस सिस्टम टोटली पैरालाइज हुआ। कल इजरायली डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चला, जो उनका जो इंटरनल इंटेलिजेंस और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का नाम तो हम लोग पूरी दुनिया में जानते हैं, बड़ी उसकी तारीफ भी होती है। मोसाद की दुनिया के बड़े देश फैन है, हम लोग भी फैन है, भारत भी उसका फैन है मोसाद का। और मोसाद का उदाहरण हमारे यहाँ दिया जाता है कि देखिए कितना बड़ा जबरदस्त इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत को भी टाइम टू टाइम मदद करता है। पाकिस्तानी भी उससे डरते हैं, मोसाद के ऑपरेशन से। लेकिन मोसाद कल फेल नजर आया, और एक उनका अपना एक आईबी की तरह, जो इंडिया में जैसे आईबी है इंटरनल इंटेलिजेंस, वैसे ही उनका एक इंटरनल इंटेलिजेंस है सिनबैट। वो सिनबैट भी कल फेल था। तो ये कहा गया कि दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फेल हुआ, और जिस ढंग से तीन तरफा अटैक हुआ, लैंड से घुसे वो फेंसिंग को तोड़ते हुए, हमास के जो मिलिटेंट्स थे वो समुद्र के रास्ते से भी घुसे और पैराग्लाइडिंग से भी घुसे,
और इनका टोटल का टोटल जो एक जो इंटेलिजेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स थे, रडार सिस्टम था, वो इनको ट्रैक ही नहीं कर पाया। तो इसके बाद ये एक सवाल उठ रहा है कि आखिर हमास की इतनी तैयारी तुरंत की तो थी, कम साल की तैयारी होगी, 6 महीने की तैयारी होगी इतना बड़ा अटैक करने के लिए। सेकंड, क्या अकेले हमास की कैपेसिटी में था कि ये तैयारी करनी है, ये तैयारी हो सकती है? ईरान ने तो खुल के कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं और ईरानियन बैकिंग है। कतर और ईरान कतर बेसिकली, कतर तो मोरली, कतर देखिए, कतर के बारे में एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल बोलता हूं कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट को सपोर्ट करने में जो खुल के, अगर अरब वर्ल्ड में सुन्नी इस्लामिक मुल्क जो है, देखिए ईरान एक शिया इस्लामिक देश है, दो चीज मैं एक्सेप्ट कर सकता, क्लियर करना चाहता हूँ। हमास सुन्नी इस्लामिक संगठन है, ईरान शिया इस्लामिक ग्रुप है। ईरान अपने सहूलियत के हिसाब से किसी को मदद करता है कि कौन किसके साथ है। ईरान हमास के साथ इसलिए है कि ईरान के महत्वपूर्ण दुश्मन इजराइल के खिलाफ हमास है। लेकिन कतर, ओवरऑल कतर जो है एक सुन्नी देश होने के बावजूद, कतर के जो है मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट के साथ सिंपैथी रखता है। पिछले 30-40 सालों से उसकी सिंपैथी मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट के साथ रही है। और इस कारण जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो वो देश जो किंगशिप के थ्रू चलते हैं, सऊदी अरब, यूएई, उनका कतर से रिलेशन अच्छे इसी कारण भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कतर जो है ये मुस्लिम ब्रदरहुड को बैक करके हमारा नुकसान करता है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड किंगशिप को चैलेंज करता है इस्लामिक वर्ल्ड में। तो तो एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देता है मुस्लिम ब्रदरहुड को, लेकिन जो एक आर्मामेंट का सपोर्ट, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट जो हमास को मिला है, वो क्लियर कट है कि ईरान ने दिया है। लेकिन देखिए, यहाँ पे ईरान अकेला खिलाड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें बैकअप रसिया को भी मिल रहा है, क्योंकि देखिए उसके सपोर्ट फिलिस्तीन के साथ ही सीरिया के इलाके में रशियन ऑपरेशन है, रशिया के मिलिशिया भी है। इसको अगर ऐसे समझे, यूक्रेन वॉर में नाटो जो है यूक्रेन के साथ है और रशिया युद्ध लड़ रहा है, एक लंबे समय से चल रहा, साल भर से ज्यादा हो गया युद्ध। तो क्या वो अटेंशन डिफ्यूज करने के लिए कि पूरा रशिया बैकअप दे रहा है इस मामले को? देखिए, एक मैं बात कर देता हूं कि साउथ, ये जो मिडिल ईस्ट, ये जो अभी जो देश में जो एक जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई। 2017-18 में अब्राहम एकॉर्ड हुआ, उसमें इजराइल और सऊदी अरब को एक साथ लाने की कोशिश अमेरिका ने करी। देखिए, इजराइल को जहां अमेरिका सिविल एंड मिलिट्री असिस्टेंट देता है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब एक बहुत बड़ा डिफेंस का परचेजर है अमेरिका से, तो अमेरिका दोनों को एक साथ करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा था, और उसी के तहत अब्राहम एकॉर्ड हुआ। और उस अब्राहम एकॉर्ड के तहत यूएई को इजराइल के मोर्चे पे इजराइल के साथ लाने में अमेरिका कामयाब हुआ था। और पिछले कुछ दिनों से अमेरिका बीच में मध्यस्थ बन के सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान और इजराइल के बीच जबरदस्त दोस्ती चल रही थी, और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू पिछले 1-2 साल में लगातार सऊदी अरब की यात्रा भी कर चुके थे। इससे ईरान बड़ा चिंतित था। और दूसरा ये था कि अमेरिका ने क्या किया है कि इजराइल को अब आगे करके वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से अपने आप को निकाल के वो ईस्टर्न यूरोप पे अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन को मदद करके। और दूसरा, अपने पूरे फोर्स को साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के अगेंस्ट, इधर साउथ चाइना सी और साउथ ईस्ट एशिया में अपने आप को सेंट्रलाइज किया है, अपने पावर को, और दूसरा ईस्टर्न यूरोप की तरफ सेंट्रलाइज किया है। और ये वेस्ट एशिया में अपने प्रेजेंस को थोड़ा सा कम करते हुए वहां कुछ और लोगों को आगे कर रहा था। इस पे पूरी नजर रशिया की और ईरान का है। और देखिए, 3 घटनाएं हुई। एक तो जब अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी, तो नेतान्याहू और मोहम्मद बिन सलमान के बीच कुछ गुपचुप बातचीत की खबरें आ रही थी, और कह रहे थे कि कोई ना कोई डील इनके आपस में हो जाएगी, और अमेरिका मध्यस्थ बना हुआ है। दूसरी खबर आ रही थी कि आपने देखा होगा कि ईरान के जेल में बंद एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, जिससे ईरान बहुत नाराज था। लेकिन जो उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो मसला था, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, वो G20 की मीटिंग में यूरोप, मिडिल ईस्ट, भारत का इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो घोषणा हुई थी, रसिया बहुत ज्यादा नाराज था। रसिया के नाराजगी को उसका कारण है कि रसिया जो है उस रूट पे टोटली कंट्रोल रसिया का चाहता है, किसी भी दूसरे पावर को वहां पे वो दबदबा नहीं होने देना चाहेगा।
और रसिया के साथ इस मसले पे ईरान भी खड़ा है। ईरान भी कभी नहीं चाहेगा कि एक इंडिपेंडेंट रूट उनके कंसर्न के बिना, उनके कंसेंट, उनके फायदे के बिना कोई वहां से कोई डेवलप कर ले। और ऑलरेडी 1995 से प्लान में है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो ईरान के बंदरगाह से रसिया तक जाएगा और जिससे बॉम्बे को जोड़ने के प्लान है। वो प्लानिंग चल रहा था और काम तेजी से चल रहा था उस पर। इसी बीच जब ये घोषणा हुई तो ईरान और रसिया दोनों अलर्ट हो गए। और चूंकि ये जो मिडिल ईस्ट इंडिया यूरोप कॉरिडोर में इजराइल ही मेन एक बीच में धुरी है, ब्रिज है। सऊदी अरब से इजराइल जाएगा और इजराइल से फिर आगे यूरोप की तरफ ये रूट जाएगा। तब उन्होंने ये कहा जा रहा है कि इस मसले पे इजराइल को पूरी तरह से थ्रू हमास डिस्टर्ब किया गया है। और उसमें इजराइल को चूंकि इतनी टेक्नोलॉजिकल जो डिफीट हुई है इजराइल की, और जो एनालिसिस्ट कह रहे हैं पूरे यूरोप और जितने भी मिडिल ईस्ट के टॉप के जो एनालिसिस्ट का बयान है आ रहा है कि ये इस तरह का जो शॉक इजरायलियों को जो हमास ने दिया है वो अगले 50 साल तक नहीं भूल पाएंगे। कम से कम 400 450 इजरायली अभी तक मारे जा चुके हैं, यहूदी मूल के लोग। 300 350 फिलिस्तीनी भी मारे चुके हैं। लेकिन इतनी भारी कैजुअलिटी जो इजरायलियों को हुई है, और जिस ढंग से इजराइल तो सारी दुनिया के देशों का ठेका लेता है कि भैया हम तो कोई कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। नहीं, वेपन्स बेचता है और टेक्नोलॉजी बेचता है। जैसे इंडिया को भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी इजराइल बेचता है। पूरा बॉर्डर पे जो एरिया पंजाब और श्रीनगर, बहुत सारे जो कश्मीर में हमारे जो आर्मी के पास जो टेक्नोलॉजी है इजराइल से खरीदा हुआ टेक्नोलॉजी है। फिर पेगासस जैसे टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इजराइल से लिया है, सर्वेलेंस का टेक्नोलॉजी। वो सारी चीजें फेल हो गई। वो पेगासस ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के मोबाइल में नहीं लगाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि पेगासस जो है हमास का जो मोबाइल जो कमांडर यूज कर रहे होंगे उसमें पेगासस नहीं होगा। तो पेगासस पुगासस जैसे जितने भी मालवेयर थे सारे फेल हो गए। इजरायली पकड़ ही नहीं पाए कि इतना बड़ा ये ऑपरेशन करने वाले हैं हमास वाले, और इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। तो अब तो सवाल है कि दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े देशों ने जो इजराइल की टेक्नोलॉजी खरीदा है उसका क्या काट है। तो ये जो ईरान और रसिया जो इस पूरे डेवलपमेंट से नाराज थे, और देखिए ईरान लगातार तमाम कुछ होने के बावजूद अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अभी अमेरिका उसके सामने झुका जब 6 7 8 प्रिजनर जब अमेरिका ने उससे रिहा करवाया, तो उसके बदले ईरान ने बहुत कड़ी शर्त रखी। कहा कि हमारा जो 8 अरब डॉलर आपने जब्त कर रखा है, जो साउथ कोरिया का जो पैसा है, जो साउथ कोरिया ने हमसे पेट्रोल खरीदा है, और वो पैसा जो जब्त कर रखा है आपने, वो रिलीज करो। वो रिलीज हुआ, उसके बाद वो कैदी छोड़े गए। तो ईरान की नेगोशिएशन पावर बहुत स्ट्रांग है, और उसका कारण है, और ईरान लगातार उस एरिया में हरमुज स्ट्रेट और जो समुद्री रूट है उस रूट पे लगातार अमेरिका यूके के जितने भी मालवाहक पोत हैं उनको डिस्टर्ब करना। अभी पीछे आया कि उसने कुछ ईरान ने ऐसा सिग्नल दे दिया कि कई हवाई जहाज इधर उधर घूमने लगे, कुछ गलत रूट दे दिया अपने हिसाब से। तो ये जो ईरान और रसिया, अच्छा दूसरा एक चीज और मैं बताता हूँ कि पिछले 10 सालों से आपने देखा होगा कि सीरिया में बहुत बड़ा वार चल रहा था। सीरिया में वार जो हुआ, तो सीरिया में वार क्या था? सीरिया में वार ये था कि जो नॉर्थ इराक पे जो अमेरिकन जो कंट्रोल था, और अमेरिका ने जो पेट्रोलियम जो एरिया को अपने कंट्रोल में रखा था, अमेरिकन कॉर्पोरेट ने कंट्रोल में कर रखा था, उनका वो चाहते थे कि सीरिया को अपने कंट्रोल में लेके या अपने किसी पपेट को सीरिया में बैठा के इराक से सीधा सीरिया होते हुए मेडिटेरियन सी तक एक इकोनॉमिक रूट निकाल दे। ईरान का कहना था कि ये रूट हम निकलने नहीं देंगे। अगर ये रूट निकलने देंगे तो ईरान का जो जियो इकोनॉमिक जो एक कंट्रोल है उस एरिया से निकल जाएगा, क्योंकि हरमुज स्ट्रेट को ईरान कंट्रोल करता है। तो उसको रोकने के लिए ईरान और रसिया ने मिलकर बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट किया, और अमेरिका का डिफीट हुआ। बताया तो यह जाता है कि इस्लामिक स्टेट को खड़ा करने वाले अमेरिकन थे, जो सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ लड़ते रहे इस्लामिक स्टेट के लोग। उसमें पीछे से बैकअप अमेरिकन देते थे, उनको वेपन्स भी अमेरिकन ने अवेलेबल कराया, और कई जगह इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के पास इजरायली वेपन्स भी पाए गए थे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका मिलकर सीरिया में अपना एक पपेट देश शासक खड़ा करके वो पूरा का पूरा जियो इकोनॉमिक रूट को कंट्रोल करना चाह रहे थे, जो मोसूल नॉर्थ इराक से सीरिया होते हुए मेडिटेरियन सी तक जाता, और वहां का पेट्रोल और गैस बहुत इजीली वो वाया सीरिया यूरोप की तरफ लेके जाते। वो ईरान ने सबसे पहले फेल किया और रशिया ने मिलकर, और आज स्थिति है कि अमेरिका उस रूट को भूल चुका है। ना इजराइल उस रूट पे कुछ अपना कंट्रोल कर पाया, ना अमेरिका कब्जा कर पाया। अब ये जो न्यू रूट की जो एक बात हो रही थी, जिसके काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड मीडिया में उठाया गया कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कंट्रोल करने के लिए है, उसको काउंटर करने के लिए ये जो है नया रूट एक डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इस रूट से चाइना उतना नाराज नहीं था जितना रसिया नाराज था,
क्योंकि उससे अभी इमीडिएट G20 में जो बात परेशानी होती है। G20 में जो बात हुई थी ना रूट की, जी, वही G20 में रूट जो है। मीटिंग हुई थी और उसमें घोषणा हुई थी, उसमें घोषणा हो गई थी कि ये जो है यूरोप, मिडल ईस्ट, इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी घोषणा हो चुकी थी, इस पे सहमति बन चुकी है, काम भी शुरू हो गया, मतलब कि अब शुरू होने वाला है। उसको ये हमास के कारण ये वो पूरा का पूरा रूट डिस्टर्ब हो सकता है, वो सबॉटेज हो सकता है, क्योंकि अब यूएई पे और उस पे सऊदी अरब पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से, और फिलिस्तीनियों ने और तमाम लोगों ने अपील करी है कि आप किधर हो, आप इजराइल की तरफ हो या इस्लाम के कौज के लिए हो। तो ये जो है सऊदी अरब और जो इजराइल के बीच जो एक मतलब कि गुपचुप बातचीत चल रही थी और एक डील होने की जो तैयारी हो रही थी, वो डील भी अब टल गई है। और चूंकि वो डील के पक्ष में अमेरिका बहुत ज्यादा था, और उसको अगर पुतिन ने सबॉटेज किया है, तो ये एक बहुत मतलब की गंभीर बात है। और अभी तक जिस ढंग से लड़ाई चल रही है, शाम तक के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो वो लड़ाई तो अभी भी गंभीर चल रही है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कल परसों तक हमास सरेंडर कर जाए या हमास कमजोर पड़ जाए, लेकिन जो वेस्ट एशिया का जो हिस्ट्री है, उस एशिया के हिस्ट्री में ये है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, नहीं होती। 15-15 साल 20-20 साल लड़ाई चलती है। सीरिया के अंदर आज भी लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि इतने वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग घुसते हैं। अभी जो है हमास घुसा है, अभी बैकडोर से सिर्फ ईरान आया है, लेकिन वहां पे पता नहीं कब तुर्की घुस जाए, तुर्की के अपने इंटरेस्ट हैं। लेबनान या लीबिया की ओर से मैं नाम भूल रहा हूँ, वहां से भी हमला हुआ। लेबनान की तरफ से लेबनान, हाँ। हिजबुल्लाह ने अटैक किया। एक बात और मैं बताता हूँ कि हिजबुल्लाह एक सिया ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको खुला समर्थन ईरान का है। ईरान इनको वेपन्स भी देता है, ईरान इनको आर्थिक मदद भी देता है। और हिजबुल्लाह दो ग्रुप हैं, एक हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय है और एक कताइब हिजबुल्लाह जो है इराक में सक्रिय है। ये दोनों सिया मिलिटेंट ग्रुप हैं जो ईस्ट इराक का जो पूरा कॉरिडोर जो सीरिया तक जाता है उसको एक कंट्रोल करते हैं, और उस रूट से कोई भी ट्रेड होना होगा तो इनको आप लेवी दिए बिना कोई सामान वहां से निकाल नहीं सकते, जो ईस्ट इराक से सीरिया तक जा रहा है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और ये लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको भी खत्म आज तक वेस्ट नहीं कर पाया। तो ये जो लड़ाई जो वेस्ट एशिया में आज पिछले 20 साल 30 साल से देख रहे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशनों को खत्म करना बड़ा मुश्किल है। आप जैसे आप एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं कि यमन में लड़ाई हो रही है, वहां तो सऊदी अरब ईरान दोनों आमने सामने हैं, और सऊदी अरब ने जो वहां के जो सुन्नी शासकों को मदद करी है, ईरान वहां पे सिया मिलिटेंट ग्रुप हौथी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, और हौथी ग्रुप ने भी यमन के बहुत बड़े पार्ट को अपने कब्जे में कर रखा है। वहां भी रिसोर्स वार है, वहां भी जियो इकोनॉमिक्स काम कर रहा है, क्योंकि अदन की खाड़ी से यमन का जो सीमा लगती है, तो उस पूरे के पूरे रूट को कंट्रोल करने की लड़ाई है, जिसपे ईरान भी चाहता है कि हमारा प्रेजेंस हो, जिसपे रशिया भी चाहता है कि हमारा प्रेजेंस हो, और जिसपे सऊदी अरब भी चाहता है कि मेरा प्रेजेंस हो। और उस प्रेजेंस के चक्कर में अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप और अलग अलग लड़ाके संगठनों को अलग अलग देश सपोर्ट करते हैं, और सऊदी अरब आज तक उस एरिया को पूरी तरह से यमन को कंट्रोल नहीं कर पाया है, और एक बहुत बड़े बेल्ट और कई टापुओं पे जो ईरान समर्थक जो हौथी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अभी कंट्रोल कर रखा है। संजीव जी, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो भले ही ये झगड़ा जो है गाजा पट्टी यरूशलेम के नाम पे, धर्म के नाम पे हो रहा हो, हमास हो चाहे इजराइल हो, लेकिन आपकी बातचीत से लग रहा है कि इसमें बड़ा एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और जो वर्ल्ड अभी जो युद्ध में यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, क्या रशिया इस के माध्यम से खेल कर गया? देखिए लड़ाई जो 21st सेंचुरी में है, वो जबरदस्त रूप से मैरीटाइम रूट और लैंड रूट पे कंट्रोल के चल रहा है। इसको बहुत ही हम धार्मिक लड़ाई के रूप में ना देखें कि नहीं, हमास सिंबोलिज्म में खाली यरूशलेम है, मस्जिद है, वो मस्जिद का एरिया है। देखिए, ये जितने भी धार्मिक लड़ाइयों को जो सामने जो खड़ा किया जाता है, उसके पीछे बड़े बड़े लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अल अक्सा मस्जिद जो है इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा का इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ऐसे लड़ाइयों के अंदर जब बड़े बड़े पावर इन्वॉल्व हो जाए,
तो वो मान के चलिए कि उनके बहुत दूसरे दूसरे इंटरेस्ट है। देखिए वेस्ट एशिया का ये लड़ाइयां सिर्फ कब सिर्फ शुरू ये हुई? लोकल लड़ाई नहीं रहती है, लोकल लड़ाई नहीं रहती है, इंटरनेशनल लोकल हो जाता है। लोकल लोकल ग्रुपों को सपोर्ट किया जाता है कि यहाँ पे किस ढंग से किसको सपोर्ट करके उस एरिया को अपने कंट्रोल में लिया जाए और किस प्रॉक्सी को खड़ा करके हम वहां से बेनिफिट ले। देखिए ये वेस्ट एशिया का महत्व कब से बढ़ा हिस्टोरिकली, जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वेस्टर्न पावर्स को पता चला कि अरे अरे ये तो सोने का खान है। सोने का खान कैसे? यहाँ तो तेल है, और तेल के जब खान मिले तो अब 1918 में सोवियत क्रांति हो गई थी, तो तेल के खानों पे कंट्रोल करने के लिए सारे सुपर पावर लग गए। और उस सुपर पावर में 1948 के बाद आप देखिए कि जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद अमेरिका वेस्ट को लीड करने लगा, यूके और फ्रांस पीछे हो गए। तो आप देखिए कि जितने रिसोर्स वाले एरिया हैं जिसको कॉलोनियों को कॉलोनी के रूप में आप देखते हैं, जैसे नॉर्थ अफ्रीका में देखिए तेल और गैस अल्जीरिया और लीबिया में कितना था और कितनी लड़ाइयां हुई, शासकों की हत्या तो हुई, मोहम्मद गद्दाफी की हत्या हो गई, अल्जीरिया में अभी पीछे लगातार गोलियां चलती रही है, वो फ्रेंच कॉलोनी रही है। अभी नाइजर में फ्रेंच को भगाया गया है, नाइजर में रिवोल्ट हो गया। नाइजर लिथियम का और जो रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा सेंटर है, जिसपे पूरी आधा यूरेनियम जो फ्रांस को जो देता है बिजली एनर्जी के लिए वो नाइजर से मिलता है। तो वेस्ट एशिया वाला एरिया तेल और गैस के मामले में इतना रिच हुआ कि दो वार, अरब इजराइल वार के बाद देखिए इराक ईरान का इतना बड़ा युद्ध चला। उसके बाद इराक वार में अमेरिका कूद गया, सद्दाम हुसैन को अगेंस्ट वहां कूदा, अपना प्रॉक्सी लगा के रखा, बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने खर्चा किया, अमेरिकन कंपनियों ने वहां के तेल में आके इन्वेस्ट किया। ये एक वेस्ट एशिया का महत्व तब बढ़ा, मिडिल ईस्ट का महत्व तब बढ़ा जब वहां पता चला तेल है। लेकिन वो तेल के साथ साथ उस एरिया की ज्योग्राफी को देखिए, वर्ल्ड ट्रेड रूट का इंपॉर्टेंट रूट है वो सारे देश। उसके आसपास से 60 से 70% मैरीटाइम रूट को मैरीटाइम रूट से ट्रेड होता है, जो पूरा का पूरा। तो अब देखिए ना अभी भी कहाँ वार चल रहा है, साउथ चाइना सी में वार चल रहा है। साउथ चाइना सी में 60% वर्ल्ड जो ट्रेड है उसका 60% जो है उस रूट से होता है। अब साउथ चाइना सी पे अमेरिका भी वहां बैठा हुआ है, फिलीपींस भी बैठा है, वियतनाम भी बैठा है, इंडोनेशिया भी बैठा है, और चाइना कहता है कि तो सारा साउथ चाइना सी मेरा है। तो ये जो मैरीटाइम रूट को कंट्रोल करने का एक खेल है। और मैरीटाइम अब क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है सर? देखिए मैरीटाइम इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस समय समुद्र के अंदर बहुत सारे संसाधन है। एक संसाधन है गैस और तेल, साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा गैस और तेल का भंडार है। दुनिया के जितने समुद्री रूट हैं उसके नीचे गैस और तेल मिलना तय है। सेकंड, जो समुद्र में बाकी मिनरल्स है, और साथ में जो मछली, इस समय मछली का जो फूड, सुपर फूड जो है ये मछली का, इस पे कंट्रोल करने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतें लगी हुई है। तो ये मैरीटाइम रूट कई कारणों से इंपॉर्टेंट हो गया है। लैंड रूट भी उसी कारण से इंपॉर्टेंट है। आप पूरा का पूरा देखिए, अलग अलग ट्रेड रूट की कौन इस पे कंट्रोल करेगा, कितना लेवी देगा, कितना इससे कमाई होगी, ये सारा जो है ये चल रहा है। तो ये जो जितने भी दुनिया में इस तरह के जो संघर्ष हो रहे हैं, तो वो संघर्ष के पीछे कहीं ना कहीं जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। उसमें लोकल ग्रुप्स को इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए कि वो लॉबिंग कहाँ तक होती है। यहूदियों की लॉबिंग अमेरिका तक होती है। अमेरिकन जो पावर है उनको सपोर्ट इसलिए करते हैं कि अमेरिका में यहूदियों की इतनी बड़ी लॉबी है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों को सबसे ज्यादा डोनेशन यहूदी ग्रुपों से मिलता है, और उस कारण से भी वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक तो इकोनॉमिक रीजन तो बहुत बड़ा रीजन है, इसमें आपको इसको नजरअंदाज नहीं कर जी, सकते इस पूरे लड़ाई में। चलिए कल बात करेंगे यरूशलेम के इतिहास पर, और गाजा पट्टी कैसे बना, जी कितनी जनसंख्या है, क्या रिसोर्सेज है, और इस पे गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अम्बेडकर तमाम लोगों ने अपनी टिप्पणियां रखी थी। भारत का जो पोजीशन है, जो चेंज हो रहा है उस यरूशलेम पर, चाहे फिलिस्तीन के सवाल पर, उसके क्या मायने हैं, कल संजीव जी इस पे चर्चा होगी, पूरी तैयारी के साथ चर्चा होगी। जी, देखिए कुछ ये इस पे अब डिटेल हम लोग कल चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है और जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स है। और उसमें अगर कोई भी ग्रुप अगर एक पार्टी बनता है तो उसको बहुत भारी नुकसान होता है, ये सब जानते हैं। इसीलिए पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स हमेशा नॉन अलाइनमेंट की रही कि हम किसी से भी अपने संबंध को नहीं खराब करेंगे। अब आप ये देखिए कि जो सऊदी अरब, यूएई, ईरान, ये इतने सालों से लड़ रहे हैं। अब उनपे फिर, और वो उनसे उनके बीच आपस में फिर बातचीत भी शुरू हो गई, लेकिन वो बातचीत जब शुरू ही हो रही थी कि अब ये फिर नया पंगा पड़ गया।
ईरान और आपको याद होगा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बहुत 6 साल 8 साल के बाद एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल पीछे करने की बात आई और बहाल हो भी गए। उसमें चाइना, हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि चाइना इस समय वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और जो जियोपॉलिटिकली उसने क्या किया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच एक पीस ब्रोकर बना और 2016 से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए थे, वो रिलेशन को उन्होंने दोबारा चाइना ने मध्यस्थता करके बहाल कराया और दोनों जगह लोगों ने अपने-अपने राजदूत भेजे। अमेरिकन्स को ये बड़ी परेशानी थी कि यहाँ पे चाइनीज घुस के इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं। वो जो इनके देखिए, ईरान के साथ अगर किसी के अच्छे रिलेशन होते हैं, वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होता। बाकी सबसे अमेरिका ठीक कर रहा है, सऊदी अरब को उससे रिलेशन इजराइल का ठीक करवा रहा है, यूएई से इजराइल का रिलेशन ठीक करवा रहा है, बाकी तमाम देशों से इजराइल के रिलेशन अमेरिका ठीक कराने की कोशिश कर रहा है। ईरान को लेकर हमेशा अमेरिका हॉस्टाइल रहा है, लेकिन वहां पे जिस ढंग से चाइना ने एंटर करके, रशिया भी देखिए वहां था, लेकिन रशिया ने कभी कोशिश नहीं करी कि सऊदी अरब और ईरान के रिलेशन आपस में ठीक हो जाए। लेकिन चाइना ने क्या किया कि चाइना ने अभी जाते ही वहां पे इंटरफेयर करते हैं और जिनपिंग की यात्रा भी हुई उस एरिया में, सऊदी अरब भी गए और वो वहां गए, क्या कहा जाता है, ईरान भी गए। तो वो जो एक पीस, आपस में पीस डील हो गया और दोनों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल किए, तो उससे भी अमेरिका में एक बेचैनी थी और उस बेचैनी के बाद अमेरिका अपने हिसाब से खेलने लगा और अमेरिका ने ये पूरा का पूरा कॉरिडोर की बात करी और उसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट की राजनीति जो है, अब इससे क्या है कि अब अभी लेटेस्ट ये होना है कि हमास के लेकर अरब लीग और जो जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड है, चाहे वो सिया हो चाहे सुन्नी हो, उन पे प्रेशर पड़ने लगा है कि आखिर फिलिस्तीन का कॉज, देखिए क्या हुआ था कि कश्मीर को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर और उइगुर, 3 दुनिया के बड़े ऐसे मसले हैं जहां पे इस्लामिक इशूज, इस्लाम धर्म का वो होता है। कश्मीर, उइगुर चाइना में और फिलिस्तीन, ये तीनों काउज पे अलग अलग देशों के अलग अलग स्टैंड रहे हैं। फिलिस्तीन एक ऐसा देश था, मसला था जिसपे सारे अरब लीग और सारे इस्लामिक देश इकट्ठे हो जाते थे। उइगुर मसले पे उइगुर के साथ दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश नहीं खड़ा हुआ है और चाइना अपने हिसाब से उसको उइगुर रीजन को डील कर रहा है। कश्मीर पे पाकिस्तान जो है अकेला एक इशू बनाता रहा है, दुनिया के बहुत सारे इस्लामिक देश जो है उसके साथ नहीं खड़े हुए और ईरान जैसा देश जिससे हमने पिछले दिनों, हम पिछले 2-4 सालों से अमेरिकन प्रेशर में हॉस्टाइल होकर ईरान से रिलेशन खराब कर रहे हैं। ईरान ने हमेशा 1980 के बाद कश्मीर के शिया मुसलमानों को समझाया कि आपका इंटरेस्ट भारत के साथ है और इंटरनेशनल जितने भी मंच थे उस पर ईरान का खुला सपोर्ट रहा भारत को। और सऊदी अरब भी पिछले 2-4-5 सालों में कश्मीर के मसले पे भारत के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। तो फिलिस्तीन एक ऐसा मसला है जिसको पिछले 3-4 सालों में उनको भी इस्लामिक देश थोड़ा सा अबंडन कर रहे थे, पीछे हट रहे थे, उनके इशू पे बोल नहीं रहे थे। सऊदी अरब नहीं बोल रहा था, यूएई नहीं बोल रहा था, ईरान जरूर बोल रहा था, क्योंकि ईरान का अपना इंटरेस्ट है। वो मैंने आपको बताया है कि ईरान का इजराइल से इसलिए भी दुश्मनी है कि इजरायली जो है लगातार जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको डिस्ट्रॉय करने की प्लान इजरायली बहुत लंबे समय से बना रहे हैं। टाइम टू टाइम कासिम सुलेमानी की चाहे हत्या हुई हो या ईरान के जो पीछे एक साइंटिस्ट मारे गए थे जो परमाणु कार्यक्रम के जो उनके इंचार्ज थे, उनकी हत्या हो गई थी, उसमें भी इजराइल का रोल था। तो इजराइल का ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण इजराइल जो है हमेशा ईरान के प्रति हॉस्टाइल रहा है, ईरान उसके प्रति हॉस्टाइल रहा है। ईरान तो इजराइल को कड़ा विरोध हमेशा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन ये जो सुन्नी कुछ इस्लामिक देश जो फिलिस्तीन के काउज के लिए पहले लड़ते रहे, अरब इजराइल वार भी हुआ, जिस ढंग से वो अब शांत हो रहे थे, उनके लिए एक बड़ा परीक्षा की घड़ी आ गई कि अब जब इतना बड़ा जंग छिड़ गया तो किधर है, या कोई पीस ब्रोकर के रूप में सामने आएंगे हमास या इजराइल के बीच, क्या हमास के साथ खड़े होंगे या खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़े होंगे, ये अगले 10 या 15 दिनों में हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है संजीव जी, कल इस पे अगला एपिसोड इसको आगे बढ़ाएंगे। और संजीव जी आपका शुक्रिया। और दोस्तों, ये अम्बेडकरनामा विशेष और इतना गंभीरता से उसके अंदर कितने पेच हैं, आपको जो हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध दिख रहा है उसके पीछे बहुत सारे लेयर्स है। उस लेयर्स को समझना इतिहासकार और पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया संजीव, शुक्रिया, थैंक यू।